Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the cytoplasm. Let's start. Now, dear students, कुछ functions की बात करें cell wall की. So first of all, it provides definite shape. Important MCQ है. Which one of the following structures provide a definite shape to the cell? And that is cell wall. ठीक है? Important ये MCQ है. And it prevent from osmotic lysis. Osmotic lysis का मतलब समझते हैं dear students? मतलब अगर किसी सेल को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रखा जाए और उसमें क्या होता है कि वो वाटर वहां से निकल आता है, ठीक है, सेल में से मूव करता है, क्योंकि वाटर कैसे मूव करता है? फ्रॉम लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और ऐसी कंडीशन में या तो सेल श्रिंक कर जाता है अगर वो उसमें सेल वॉल नहीं है, लाइक द एनिमल सेल. लेकिन अगर वो प्लांट सेल है तो वो क्या करेगा? प्लाज्मोलाइज्ड. लेकिन उसी सेल को जब हम फ्रेश वाटर में रखें या हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखें तो पानी एंटर होगा, ठीक है. एनिमल सेल को अगर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखें तो क्या होता था कि उसमें वाटर एंटर हो रहा है, चूंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है तो क्या होता है? अल्टीमेटली इट विल बर्स्ट. लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल है तो ये उसको बचाता है फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस. इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस. मतलब कि जब वाटर एंटर हो रहा है तो सेल ऐसे फूल रहा है, ठीक है, स्वेल कर रहा है, लेकिन सेल वॉल चूंकि रिजिड है, ठीक है, तो ये क्या करेगी? उसको अपोज करेगी तो उससे सेल टर्जिड हो जाएगा, लेकिन उसको फटने नहीं देगा. क्लियर? खास तौर पर ये वाली लाइन मेंशन है बैक्टीरिया के हवाले से भी. तो प्लांट्स में इसी यही प्रोसेस जो है टर्गर प्रेशर यानी टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा होता है. It provides the mechanical support. MCQ. Which one of the following structures provides the mechanical support? तो उसमें मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस आ सकते हैं और उसमें एक सेल वॉल होगा. सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. सो इस तरह से, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया साथ में न्यूक्लियस. सो द आंसर विल बी सेल वॉल. मैकेनिकल सपोर्ट. रिजिडिटी, सख्ती, बताया आपको. मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट्स में तो ये नॉन लिविंग होता है. इट इज पोरस. स्ट्रक्चर आपको दिखाया मैंने, ठीक है, तो ये पोरस है, इसमें से बड़े बड़े सुराख हैं. सो आई टोल्ड यू दैट it never hinders the movement of ions, water or dissolved substances through it. Clear? तो ये कभी भी उसमें hindrance या obstruction cause नहीं करेगा because it is porous. Clear? And it allows the free passage of water and dissolved materials. Clear? So that were a few functions of the cell wall. Now coming towards another topic, that is cell wall के अंदर क्या मौजूद है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और उसके अंदर क्या मौजूद है? साइटोप्लाज्म. तो आइए चलते हैं जरा साइटोप्लाज्म की तरफ. इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एज वेल. तो पहली चीज तो ये कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया प्रोटोप्लाज्म का. तो प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल, एंड इट इज बेस्ड ऑन टू पार्ट्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, या जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है. मतलब कि इसमें से अगर माइनस कर दें साइटोप्लाज्म को तो प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा. क्लियर? सो इट इज अ पार्ट ऑफ लिविंग मैटर. सो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, नंबर 1. Number 2, if we talk about its location, it is a region between plasma membrane and the nuclear membrane. ठीक है, आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है और उसमें दरम्यान में न्यूक्लियस के बाहर दो मेम्ब्रेन्स, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और फिर दरम्यान में सारा रीजन वो साइटोप्लाज्म कहलाता है. वो सारा ग्राउंड सब्सटेंस है सेल का, और उसकी एंड के ऊपर क्या मौजूद है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर वाले साइड से और अंदर वाली साइड से द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरम्यान में जो कुछ भी पड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज the cytoplasm. Clear? It is a translucent and gel-like material. Clear? Now coming towards another point, that is the common component. याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं कि जो साइटोप्लाज्म है, इट इज द कॉमन कंपोनेंट ऑफ बोथ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है, ठीक है. कॉमन कंपोनेंट ऑफ बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, मेजर डिफरेंस भी इन दोनों सेल्स में वो साइटोप्लाज्म की वजह से ही आता है. और वो दो मेजर डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से ये सेल्स की हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन ही चेंज कर देते हैं. मतलब कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक उनको कह देते हैं. तो किसके बिहाफ के ऊपर है? ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म में दो चीजें हैं. उसमें एक तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइटोस्केलेटन, क्लियर? तो साइटोस्केलेटन और दूसरा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, दो चीजें. तो ये दोनों चीजें कहां पर मौजूद हैं? दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. क्लियर? तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोस्केलेटन है, हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस पढ़ा, उसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर साइटोस्केलेटन नहीं होता, और इसके अलावा उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते. तो ये सारी चीजें हैं कहां पर? दे लाई इन द साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म ही वजह बनती है इन दोनों में मेजर डिफरेंस की. सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, व्हिच वन? द साइटोस्केलेटन एंड द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स.
Is that clear to you? Now, another point is there. Let us move towards the cytosol. Cytosol, important चीज, the soluble, इसको हम स्टार्ट कहां से करते हैं? Soluble part of cytoplasm, that is called as cytosol. तो वो हिस्सा साइटोप्लाज्म का जो न्यूक्लियस के गिर्द होता है, जो न्यूक्लियस के करीब होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होता है, उसे हम कहते हैं साइटोसोल. द इनर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज टुवर्ड्स न्यूक्लियस. ठीक है, याद रखें, which is towards nucleus. It is less viscous, viscosity, गाढ़ापन. तो ये लेस विस्कस है, ये ज्यादा गाढ़ा नहीं है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर. इसमें 90% पानी मौजूद है. क्लियर? इसकी वजह से ये लेस विस्कस है, ये ज्यादा गाढ़ा नहीं है. अब जो सॉल्युबल पार्ट जिसको हम साइटोसोल कह रहे हैं, चूंकि इसमें 90% पानी है और बाकी इसमें डिसॉल्व सब्सटेंसेस है, उसकी वजह से दो तरह के सॉल्यूशंस बनेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर. एक को हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन और दूसरे को हम कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसके अंदर मौजूद हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स. इट हैव माइक्रोमोलिक्यूल्स. और कोलाइडल सॉल्यूशन इट हैज गॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स. क्लियर? तो ये एक चीज ध्यान में रखें. और केमिस्ट्री में भी शायद आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रू सॉल्यूशन, आपने वो टिंडल इफेक्ट पढ़ा हुआ ना, टिंडल इफेक्ट, कि एक सॉल्यूशन, जब उस सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो जब उसमें से लाइट पास की, चाहे सॉल्यूशन में से अगर तो लाइट पास हो जाए तो वो कहलाता है ट्रू सॉल्यूशन, और अगर उसमें से लाइट पास ना हो सही तरह से, फुल ऑफ इट्स वे, तो उसे कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन. उसकी रीजन क्या होती है वो भी डिस्कस करता हूं. ट्रू सॉल्यूशन में चूंकि माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक सॉल्युबल आयंस. इट कंसिस्ट ऑफ सॉल्युबल आयंस. उसमें सॉल्ट्स हैं, उसमें शुगर्स हैं, उसमें अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें फैटी एसिड्स हैं, सो उसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं और विटामिन्स हैं और डिसॉल्व्ड गैसेस. ये सारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स. तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जब उसमें हल हो जाएंगे तो उसमें से लाइट आसानी से ट्रेवर्स कर सकती है, पास कर सकती है. इस वजह से दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन. लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, चूंकि इसमें मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो पानी के अंदर ये सही तरह से हल नहीं होते, बिकॉज इट इज 90% वाटर, साइटोसोल. तो चूंकि मोस्ट ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल्स और लार्ज पार्टिकल्स दे रिमेन सस्पेंडेड, वो पानी के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं. आप देखिए जरा, अगर चीनी को पानी के अंदर हल करें तो हल हो जाती है, लेकिन आप ऐसा करें, बाहर से जाएं और मट्टी को पकड़कर पानी में डालें, उसको हल करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत हल हो जाएगा, बाकी गंदला सा पानी हो जाएगा, उसमें से लाइट पास नहीं करेगी. उसमें बहुत सारे उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, वो पानी के अंदर ऐसे घूम रहे हैं, सस्पेंडेड है. ठीक है, वो नीचे नहीं बैठ रही ना, बाहर चल रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज द रीजन. सो कोलाइडल सॉल्यूशन इट इज फाउंड बाय इनसॉल्युबल पार्टिकल्स व्हिच आर लार्ज इन साइज. जैसे कि प्लांट्स के अंदर स्टार्च, ये मैक्रोमॉलिक्यूल है. एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन. तो इसकी वजह से होने से, चूंकि मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ये सस्पेंडेड ही रहेंगे पानी के अंदर, सो ये बनाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन. क्लियर? अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो सोल भी हो सकता है और जेल भी हो सकता है. अगर तो ये नॉन विस्कस है, अगर ये नॉन विस्कस है तो ये कहलाएगा सोल, और अगर ये विस्कस है, गाढ़ा है, तो ये कहलाएगा जेल. सो दैट वाज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू साइटोसोल. अब साइटोसोल है तो इसके कंट्रेरी और कॉम्प्लीमेंटरी साइटोजेल भी होता है. साइटोजेल, साइटो इज फॉर साइटोप्लाज्म, जेल, जेल थोड़ा सा थिक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक. तो ये इनर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, जबकि साइटोजेल इज द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. पेरिफेरल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर. क्लियर? दैट इज टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ है, उधर जो साइटोप्लाज्म वो कहलाएगा साइटोजेल. जो न्यूक्लियस के पास, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है, वो कहलाएगा साइटोसोल. क्लियर? सो इट इज लेस विस्कस व्हाइल द साइटोजेल इज मोर विस्कस. जेल है ना, तो विस्कस है. क्लियर? अब आइए थोड़ा सा इसके फंक्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं. सो एज फार एज इट्स फंक्शंस आर कंसर्न्ड, तो साइटोप्लाज्म इट्स द स्टोर हाउस. आपके घर में भी स्टोर हाउस होगा, उसमें आप क्या करते हैं, काम की चीजें, ये यानी कि वेस्ट नहीं होती, लेकिन आपको पता है जरूरत पड़ने पर आपको वो काम आ सकती हैं, तो आप उनको एक जगह पे संभाल कर रखते हैं. स्टोर हाउस. तो सेल का स्टोर हाउस क्या है? दैट इज साइटोप्लाज्म. तो क्या करता है, इसमें वाइटल केमिकल्स, जो बायोकेमिकल्स, खास तौर पर जैसे कि हमने बात की, ये सॉल्ट्स, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स, डिसॉल्व्ड गैसेस, इनको अपने अंदर स्टोर करके रखता है. सो इट एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस फॉर वाइटल केमिकल्स. वाइटल केमिकल्स, ठीक है, इसको एमसीक्यू के लिए मार्क करना आपने. दूसरा, इट इज the part of the cell where various metabolic processes occur. तो metabolic processes की ये साइट है. मुख्तलिफ तरह के metabolic processes यहां पर हो रहे हैं. आपको याद है सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा था ट्रांसलेशन. ठीक है, तो ट्रांसलेशन कहां पर होती है, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होती है? इट occurs in the cytoplasm. ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही है यहां पर. और इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस, याद होगा चैप्टर नंबर 11, द बायोएनर्जेटिक्स, तो वो भी कहां पर हो रहा है? दैट आल्सो हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म. तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं और सेल के एतबार से बहुत अहम जो प्रोसेसेस हैं जो यहां पर मौजूद हैं. इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर इट कंटेन्स
cell organelles. It contains cell organelles. So mitochondria is there. It consists of mitochondria. It consists of endoplasmic reticulum. It consists of Golgi apparatus. It consists of vacuoles. It consists of centrosome. It consists of lysosomes. It consists of peroxisomes. It consists of the glyoxysomes. It consists of the microtubules and the cytoskeleton. Clear? So this is how. So it consists a ground substance. ये मैदान है जिसमें सजे पड़े हैं सारे अपनी अपनी जगह के ऊपर organelles, the subcellular structures. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन, फ्रीली फ्लोटिंग ऑर्गेनल्स. कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मजे से घूम रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं. फ्लोट मतलब तैर रहे हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं है, उनको चैन नहीं आता एक जगह के ऊपर. ठीक है? और उसके पीछे कुछ रीजंस हैं. आपको याद होगा, आपने सेकेंड ईयर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज फोटोटैक्टिक मूवमेंट. याद आया आपको? ठीक है, प्लांट मूवमेंट्स में फोटोटैक्टिक. और उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो क्लोरोप्लास्ट है, सेल के जिस हिस्से में ज्यादा लाइट पड़ती है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए क्या करता है कि क्लोरोप्लास्ट को घुमा करके वहां पर ले जाता है. अब भाईसन उसको घुमाने के लिए वहां पर जहां पर लाइट ज्यादा पड़ रही है कौन लेकर जाए? अब खुद तो चलने से रहा, उसकी टांगे तो है नहीं क्लोरोप्लास्ट की, तो फिर कैसे जाएगा? तो दिस इज एडेड बाय द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो चूंकि ये फ्रीली फ्लोटिंग है, एक जगह पे फिक्स नहीं है, तो साइटोप्लाज्म जब घूमेगा, ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो वो भी आगे डिस्कस करता हूं, तो उसके घूमते हुए वहां पर पहुंचेगा जहां पर लाइट ज्यादा पड़ रही है, तो वहां पर ही फोटोसिंथेसिस करवाएगा. क्लियर? सो इसी तरह से पायरुविक एसिड एंटर हो रहा है. ठीक है, उसमें बन गया आपके सेल के अंदर एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. अब पायरुविक एसिड पड़ा यहाँ पर भाई साहब के पास सेल के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर पड़ा हुआ है. सो इट विल कम टुवर्ड्स दिस, लेकिन कैसे? बाय द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म. क्लियर? तो ये कुछ फ्रीली फ्लोटिंग ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ये भी मौजूद हैं इनटू द साइटोप्लाज्म. Another very important thing is there, that is active mass movement. Active mass movement. Mass movement होती है कि पानी के अंदर कुछ चीजें हल हों, पानी अपने साथ लेकर के जाए, तो उसे कहते हैं active mass movement. Active क्यों है? क्योंकि ये मुसलसल हो रही है. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये दूसरा नाम है इसका, स्ट्रीमिंग. बात होता है जब आप वो लैपटॉप पे कोई वीडियो देख रहे हैं या मोबाइल पे कोई वीडियो देख रहे हैं और इंटरनेट थोड़ा डाउन हो जाए, तो वीडियो देखते देखते क्या होता है, जब इंटरनेट डाउन होता है तो वो क्या होता है, वैसे गोल सा घूम रहा होता है और उसके ऊपर लिखा रहता है द वीडियो इज स्ट्रीमिंग. वो गोल गोल घूम रहा है. ठीक है, मतलब कि योर नेटवर्क हैज बीन डाउन, और वो कुछ वक्त के लिए, जब तक नेटवर्क सही नहीं होता, उसके एमबीज पूरे नहीं हो जाते, तब तक वो ऐसे थोड़ा थोड़ा से सर्कल्स आ रहा होता है और आपकी वीडियो नहीं चलती, तो उसे कहते हैं स्ट्रीमिंग. इसी तरह से न्यूक्लियस के गिर्द साइटोप्लाज्म भी ऐसे गोल गोल घूम रहा है. इसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या इसको कहते हैं एक्टिव मैस मूवमेंट. मैस मूवमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अपने साथ ऑर्गेनल्स को लेकर के जा रहा है, अपने साथ कुछ ये डिसॉल्व सब्सटेंसेस को लेकर के घूम रहा है. ठीक है, इसी को कहते हैं साइक्लोसिस. इंपॉर्टेंट थिंग, इसी को कहते हैं साइक्लोसिस. या इसका एक और नाम भी बताया था मैंने आपको, दैट इज इंटरनल सेल मोशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका एक और नाम लिख देता हूं, इंटरनल सेल मोशन, या दूसरा नाम एक्टिव मैस मूवमेंट, या तीसरा नाम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या फिर चौथा नाम साइक्लोसिस. तो साइक्लोसिस क्या है? दैट इज द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस. क्लियर? और ये होती क्यों है? तो पहली चीज तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटेंट्स इन द साइटोप्लाज्म, ताकि ये जो से कंटेंट्स है सेल में मुख्तलिफ जगहों पे अपने अपनी जगह पे पहुंच जाए जरूरत पड़ने पर. और ये होती क्यों है, किस वजह से होती, मतलब इसके पीछे कंट्रोल किस चीज का है, ये बहुत अहम चीज है. ये इसी चैप्टर में भी आगे हम इन्हीं टॉपिक्स में डिस्कस भी करेंगे इन द साइटोस्केलेटन के ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स. बहुत अहम चीज. तो साइटोस्केलेटन में 3 तरह के फिलामेंट्स हैं, यू नो वेरी वेल. द माइक्रोट्यूब्यूल्स नंबर 1, the intermediate filaments number 2, and the microfilaments number 3. So microfilaments, they are made up of the myosin, tropomyosin, and actin, and troponin. So these are the, and myosin, these are contractile proteins. तो इनमें जो contractile proteins होती हैं, उनकी contractions की वजह से ये साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और एक्टिव मैस मूवमेंट और इंटरनल सेल मोशन हो रही है.